नमस्कार, जागरूक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। नारी शक्ति की सेकंड एपिसोड में एक बार फिर से तहे दिल से आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसमें प्रेम, धैर्य और ममता जैसे गुण मौजूद हैं। किसी भी समाज की कल्पना नारी के बिना नहीं की जा सकती। जी हाँ दोस्तों, जो कोई भी नारी किसी भी चीज को अगर ठान लेती है तो वह कर दिखाती है। नारी की हिम्मत और सहनशीलता पुरुषों से भी अधिक है। मुझे उम्मीद है आज का सेकंड एपिसोड आपको जरूर पसंद आएगा। और ऐसी नारी शक्ति आज हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, और वो है मिसेस सुषमा राजपूत जी। वो एक सीनियर लेक्चरर भी है और बहुत प्यारी पोएट्री भी रखते हैं। उनका नाम और उनकी पोएट्रीज देश विदेश में इतनी ज्यादा छाई हुई है, तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आपका ये जानना कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ का है और आपने स्कूल और कॉलेज कहाँ से किया। जी सबसे पहले तो मैं जागो जम्मू को मुबारक देती हूँ। शुक्रिया अपना नाम बताने से पहले, क्योंकि जम्मू में इस तरह का जो चैनल है वो मैंने पहली बार देखा है, जो महिलाओं के लिए महिलाओं का, जैसे आपने ये एपिसोड शुरू किया, महिलाओं के लिए जो काम कर रहा है। क्योंकि महिलाएं काम तो बहुत करती हैं, उनका काम कहीं बाहर सामने नहीं आता है। तो ये स्टेप लेके शीतल जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देती हूँ सभी महिलाओं की तरफ से। और फिर मैं अभी आपके जो आपने सवाल किया उसका मैं उत्तर दूंगी कि मेरा जन्म तहसील कोट बलवाल के रांचन थाती गांव में हुआ है। गांव की रहने वाली हूँ मैं, और मेरी शुरुआती पढ़ाई जो है वो भी वहीं पे हुई थी। 12th तक मैं गरोटा स्कूल में पढ़ी हूँ, और उसके बाद कॉलेज जो है वो परेड कॉलेज में मैंने एडमिशन ली। परेड कॉलेज के बाद मैंने पीजी जो है वो यूनिवर्सिटी से की, तो फिर वहीं से मैंने पीएचडी। आपने बहुत अच्छी लाइन चुनी हुई है, पोएट्रीज आप लिखती हैं, तो ये कब शौक पड़ा? क्या शादी से पहले का था या शादी के बाद ये स्टार्ट किया आपने? नहीं, शादी से पहले तो बिल्कुल शौक नहीं था पोएट्री का, लेकिन ऐसे मुझे बचपन से ही शौक था, क्योंकि पापा मेरे आर्मी में थे। मुझे बहुत शौक था कि मुझे नाम करना है। मेरे पापा का गांव में बहुत नाम था। आपने ये लिखना जो स्टार्ट किया, ये कौन सा ऐसा वक्त था जिस वक्त आपने पहली किताब अपनी लिखी थी, और कौन सी लिखी थी? हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि पीजी के बाद मैंने पीएचडी जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी से की, क्योंकि मेरा जब मैं पीजी कर रही थी तो मैंने नेट और जेआरएफ का पेपर दिया, तो ये मेरा क्लियर हो गया। तो जेआरएफ मेरे को काफी सारा मिलता था उस टाइम। 12,000 था 2002 में, तो काफी था। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने पीएचडी कंटिन्यू रखी। तो उसके बाद जैसे ही मैंने पीजी की, तो उसके बाद मेरी जॉब जो है वो कल्चर अकेडमी लग गई एज ए रिसर्च असिस्टेंट। वहां पे डॉक्टर ज्ञान सिंह जी थे, तो वहां काम ही पढ़ने लिखने का था। शिराजा हमारा निकलता वहां से, तो शिराजा में आर्टिकल छपते हैं, कविताएं छपती हैं, कहानियां छपती हैं, तो मैं भी वो पढ़ती थी। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी हुआ कि मुझे भी लिखना चाहिए। तो मुझे डॉक्टर ज्ञान सिंह ने बहुत सपोर्ट किया कि आप भी कुछ लिखो। तो 2007 में जब मैं वहां जॉब करती थी, तो मेरी पहली किताब आई डोगरा लोक संस्कृति। आर्टिकल जो थे मेरे वो डोगरा लोक संस्कृति पे थे, क्योंकि डुग्गर संस्कृति पे मैंने पीएचडी करी हुई है। तो बहुत सारा पीएचडी तो एक लिमिटेड टॉपिक होता है, तो बहुत सारे पहलू जो है वो रह गए थे। तो मैंने कुछ चीजें जो रह गई थी फिर उसमें एडिशन की, और एक बुक जो है वो पहली बुक जो पब्लिश की मैंने आर्टिकल्स की 2007। फिर उसके बाद बस सिलसिला चलता गया। तो मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दी, कहानी लिखती हूँ। अब मैं अभी एक उपन्यास लिख रही हूँ। तो जैसे कहीं कविता पढ़ी लिखी मैंने, कहीं पढ़ी, तो लोग अगर पसंद करते हैं तो आप बड़े बूस्ट हो जाते हो, तो अच्छा लगता है। मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये लाइन भी मेरे लिए अच्छी है। तो फिर अल्टीमेटली बहुत मैंने
इधर उधर करने के बाद एक लाइन फाइनली मैंने चूज कर ली। फिर मैं स्कूल एजुकेशन में आ गई 10+2 में। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक राइटर ही बन। बहुत बढ़िया सुषमा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये लाइफ की कहानी सुनकर, और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक भी सुन के बहुत ज्यादा एंजॉय फील कर रहे होंगे। और मुझे लग रहा है कि आप भी सच में एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। और पहले यही कहूंगी आगे बढ़ने से पहले कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनकी जो शायरी है, इनकी पोट्रीज है, और जो इनका लाइफ का एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा उसको जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। तो सुषमा जी, मैं जानना चाहूंगी आपने कौन कौन सी पोएट्रीज लिखी, कुछ हमारे दर्शकों को 2 लाइनें सुनाएं। जी, मैं डोगरी में भी लिखती हूँ, ज्यादा तो मैं डोगरी में ही लिखती हूँ, तो हिंदी में भी बीच बीच में थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ। तो आप जिसमें सुनना चाहे तो मैं दोनों, हम हिंदी और डोगरी। मैं पहले हिंदी की सुनाऊंगी एक कविता, तो उसके बाद डोगरी की। मेरी कविता का शीर्षक है पंख। उड़ ले, जितना उड़ना चाहे उड़ ले, जानती हूँ आज सबसे ऊपर है तू, आसमां छूने को है, किंतु सावधान, तुम्हारे ये पंख तुम्हें और नहीं सह पाएंगे, तुम्हें और आगे नहीं ले जाएंगे, तुम्हें गिरा देंगे पटाख से, क्योंकि तुम्हारे ये पंख तुम्हारे अपने है ही नहीं, बनावटी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपने आइडिया कहाँ से लिए, किस तरह से आपने इसको लिखा? हाँ, ये आइडियाज की जहां तक बात है, तो एक जो कवि हृदय होता है, जो राइटर होता है, वो उसको हर बात छू जाती है। मतलब ये नहीं है कि जैसे हम ऐसे ही हैं, सब लोग बैठे होते हैं, तो कोई भी घटना आपके सामने घट रही है, तो किसी और पे असर हो ना हो, कवि का मन उसको पकड़ लेता है, उसको छू जाती है। वो अंदर ही अंदर उसके, जब वो किसी घटना को देखता है, तो उसके अंदर ही अंदर कुछ चलने लगता है, तो वो कविता के रूप में, कभी कहानी के रूप में, कभी कविता के रूप में बाहर आ ही जाता है। तो आपने बात की कविता की, तो मुझे लगता है आपको कविता गाने का भी बड़ा शौक है, तो अगर गाते हैं तो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। जी हाँ, मेरी अब तक 10 पुस्तकें जो है वो आ चुकी हैं, और अभी मेरी अगली नेक्स्ट जो है वो मैंने टप्पे लिखे हुए हैं, डोगरी टप्पे, क्योंकि एक बार मैं कोई पंजाबी का वो देख रही थी, सीरियल देख रही थी, तो उसमें टप्पे गाए उन्होंने, 2-3 थे, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा डोगरी में तो अभी तक किसी ने लिखे नहीं है, तो फिर मैंने वो लिखना शुरू कर दिए। अब मेरी एक पूरी बुक बन चुकी है, लगभग 300-350 टप्पे हैं उसमें। तो ये मैं बहुत जल्दी ही इसको मैं रिलीज करवाऊंगी, ऑडियो और वीडियो इसकी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे हर चीज का शौक रहता है, मुझे लगता है कि मैं भी ये कर सकती हूँ। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ड्रामा तो मैंने 3-4 किए हुए हैं, तो अभी हमने एक डीडो डोगरा ड्रामा किया, जो बहुत लोगों को पसंद आया। तो फिर ड्रामा के बाद मैंने सोचा कि कुछ किया जाए कि मैं भी गाऊं, तो गाया मैंने पहले कभी नहीं था। तो ये टप्पे जो है, जब पोइट्री कहीं मुझे पढ़ने का मौका मिलता है तो मैं जरूर गा लेती हूँ। तो और मैं चाहूंगी जरूर, नहीं बेसुरा नहीं है, आपकी बोलने का स्टाइल और आपकी इतनी सारी चीजें मैंने देखी है, बहुत अच्छे से आपने आगे उसको डिक्टेट से किया हुआ लिखने का जो आपने हुनर अपना लोगों के सामने लाया है। तो मैं चाहूंगी जो ये बोल है ये भी हमारे दर्शकों के सामने रखें। जी जरूर। बूटाई खेदा लगी हो गया, बूटाई खेदा लगी हो गया, सांबी सांबी रखिया बड़ा, कोई पलाई ठगी हो गया, सांबी सांबी रखिया बड़ा, कोई पलाई ठगी हो गया। वाह, बहुत बढ़िया सुषमा जी, मुझे तो बहुत पसंद आए इसके बोल की। आपने खुद लिखी है? जी हाँ, मैंने खुद लिखे हैं। और मुझे लगता है कि मैं जब किसी को देखती थी लिखते हुए, तो मुझे लगता था हाय ये तो भगवान ने इनको ये कला दी हुई है, तो ये हर किसी में हो ही नहीं सकती। लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर अगर डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर वो हर पावर है,
सिर्फ उसको जगाने की जरूरत है। तो अगर आप जगाओ तो आप हर काम कर सकते हो, सिर्फ उसमें आपने इंटरेस्ट क्रिएट करना और आप थोड़ा सा मेहनत करनी है। तो मुझे लगता है कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जो आप पा नहीं सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी जुबान पे तो सरस्वती माता जी का साक्षात वास है। इतना प्यारा आपने गाया। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को कुछ और भी आप गा के सुनाएं, चाहे वो डोगरी में है या हिंदी में है। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये फिलहाल तो मैं आपको ये टप्पे ही सुनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं कुछ और फोक वगैरह गाऊं तो वो सबने सुना ही हुआ है, तो इसलिए मैं अपने ही टप्पे सुनाती हूँ। आ पल पर बो श्यामा, आ पल पर बो श्यामा, जंदी जानो करी कर आई जा कटाई नामा, जंदी जानो करी कर आई जा कटाई नामा, बदले चिचन छपिया, बदले चिचन छपिया, जदू को ते तू चढ़िया, तारी परी पोंदा पाला, तारी पर पोंदा पाला, तू जो मेरा होया, छाती बेरिंद पोंदा जाला, तू जो मेरा होया, छाती बेरिंद पोंदा जाला। बहुत बढ़िया सुषमा जी। मुझे तो अंदर से मेरे भी तार जाग रहे थे कि मैं भी इसके साथ झूमती फिरूं। बहुत ही अच्छा आपने लिखा भी है और गाया भी है। कौन कौन सी किताबें हैं जो अभी तक आप लिख चुके हैं और कितनी लिख चुकी हैं? मैंने अभी तक 10 किताबें मेरी आ चुकी हैं, 2 प्रेस में है और तीसरी जो मैंने टप्पे आपको बोला है, तो ये मतलब 13वीं किताब है मेरी टप्पे की। तो इतनी अभी तक लिखी है और मैंने ये सोच रखा है कि कम से कम साल की 2 किताबें दिया करूंगी मैं हर साल। तो बहुत अच्छा मैंने अनुवाद जो है वो इंटरनेशनल लेवल के किए हुए हैं। एक वचना का अनुवाद है जो बहुत अच्छा कन्नड़ भाषा से है, वो मैंने और मोहन सिंह जी ने किया है। एक अभी मैंने जो मैं प्रेस में कह रही थी, अमीना नाम का उपन्यास है, वो नाइजीरियन उपन्यास है। तो वो मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे ट्रांसलेट करने के लिए मिला। पंजाब वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कोई मिनिमम 55 लैंग्वेजेस में हो चुका है। तो डोगरी में ट्रांसलेट करने का मुझे मौका मिला। अमीना बहुत अच्छा उपन्यास है। तो स्पेशली मैं आपके इस एपिसोड में कहना चाहूंगी, अमीना की मैं बात करना चाहती कि वो उपन्यास जो है वो महिलाओं पे है। अमीना नाम की महिला है, उसके जरिए महिलाओं पे किस तरह से अत्याचार जो है वो खास करके मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी में है, लेकिन वो उस उपन्यास में स्पेशली जो है वो कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी ली हुई है। और किस तरह के मेरी रूह कांप उठी जब मैंने वो उपन्यास पढ़ा, जब ट्रांसलेट किया, कि किस तरह के जुल्म जो है वो अभी भी महिलाओं पे होते हैं। तो इसलिए अच्छा लगा मुझे वो उपन्यास भी ट्रांसलेट करके। और ट्रांसलेशन है, मेरी कविताएं हैं, नाटक लिखा हुआ मैंने और आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। कोई एक आधी चीज, कोई आर्टिकल या जो 2 बोल आपने लिखे हैं वो सुनाए। आर्टिकल्स का जहां तक मैं बताऊं, मैंने डोगरा संस्कृति में ज्यादा लिखे हुए हैं। जैसे रूटराड़े हैं, रूटराड़े का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रूटराड़े जो हमारे डोगरों का बड़ा फेमस फेस्टिवल था, तो वो दिन दिन लुप्त हो रहा है। लेकिन फिर भी जब कोरोना काल के बाद थोड़ा सा रिवाइव हुआ है, लोगों को अपनी पहचान हुई है, अपनी डोगरी की पहचान हुई है, डोगरों के कल्चर की पहचान हुई है। तो रूटराड़े जो है श्रावण के मास में जो है वो लगाए जाते हैं। और उसमें लड़कियां जो है, जो बहुएं और लड़कियां जो है वो बहुत अच्छे से वो कलर बनाती है। कलर सारे नेचुरल होते हैं, वो कोई भी बाजार से खरीदा हुआ कलर नहीं होता। पत्तों के कलर बनाए जाते हैं,
ग्रीन कलर, हरा रंग पत्तों से बनाया जाता है, पीला रंग फूलों से, लाल रंग फूलों से बनाया जाता है। तो इस तरह के, काला रंग जो है वो तवे की स्याही से, तो इस तरह से सारे के सारे कलर जो है वो खुद बनाए जाते हैं। और उन पे जो चित्रकारी होती है, आज तो चित्रकारी जो चित्रकला सिखाई जाती है, लेकिन उस जमाने से हमारे डोगरों में ये बहुत प्रचलित था और वो चित्रकारी खुद लड़कियां जो है वो करती थी। राड़े किस तरह से वो सोने की जो फसल, जैसा श्रावण मास में जो फसल लगाई जाती है, वो सारे बीज जो है वो उसमें लगाए जाते थे। तो उससे परख हो जाती थी कि कौन सा बीज ठीक है और कौन सा नहीं। जो लगता था अपने पुरानी जो परंपरा थी, पुरानी जो कला थी, उसको फिर से एक बार उभार के सामने लाया। जी, मैंने कोशिश की है। अब लोग इसको किस तरह से पाठक लेते हैं ये उन पे है, लेकिन मैंने जरूर कोशिश की। और मैं जहां भी जाती हूँ तो मेरा ये ध्यान रहता है कि डोगरा कल्चर की ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लोग जिसको भूलते जा रहे हैं, या हमारे लोगों को नहीं पता है। जहाँ हमारे शहरी बच्चे, जैसे मैं शहर में पढ़ाती हूँ, बच्चों को डोगरी पढ़ाती हूँ, तो उनको नहीं पता है। तो मैं वो चीज जो है वो अपने कैमरा में ले आती हूँ और बच्चों को दिखाती हूँ, या फिर मैं लिख लेती हूँ उसको। तो अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कल्चर को संभाल के रखूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी चीजें आपने बताई और पुरानी कला को दोबारा से आप सामने लेकर आ रही है, मुझे बहुत अच्छा है। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगी, क्योंकि पुरानी कला जो है कहीं ना कहीं खत्म ही हो रही थी, आप दोबारा से ले आए हैं, उसका शुक्रिया। आपको कभी बाहर भी जाने का मौका मिला इस कला को लेके, यहाँ किताबें जो आपने लिखी उसको लेके आपने कभी बाहर भी गए? हाँ, मैं इतना बाहर गई कि शायद ही किसी को इतना मौका मिला हो। मैं 12th से मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्पोर्ट्स में थी, एनसीसी में थी, तो मुझे लगता है इंडिया की लगभग 3-4 स्टेट्स को छोड़ के मैंने हर स्टेट में मैं गई हूँ। कुछ एनसीसी कैंप्स में, कुछ जो मैंने नेशनल लगाया हुआ उसका हॉकी के लिए, और मैक्सिमम जो है वो राइटिंग के लिए मैं गई हुई हूँ। तो अभी तो मैं इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में कल्चर एक्सपर्ट भी हूँ, उसके लिए भी मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। तो बहुत सारी स्टेट्स में मैं गई हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब कल्चर एक्सचेंज होता है, तो वहाँ के कल्चर का पता चलता है, वहाँ के लोगों से, जब बाहर के लोगों से मैं मिलती हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। इवन कई बार मुझे ये भी लगता है कि ये तो बहुत दूर लोग पहुंचे हो, हम तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देख के बड़ा बूस्ट होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ मेरा जन्म हुआ था, किस फैमिली में हुआ था। फैमिली में पसंद नहीं करते थे बाहर जाना, तो आज मैं यहाँ तक अगर पहुंची हूँ तो मुझे भी नेचुरली अच्छा लगता है। और मैं हर बेटी को, हर माँ को यही कहना चाहूंगी कि हर बेटी को आगे पहुंचाए, उसको उसके पंख खुले छोड़ दे, उसको उड़ने का मौका दे। क्योंकि अगर मैं गांव से आके, जो यहाँ शहर की लड़कियां थी वो स्टेडियम जाती थी, मैं नहीं जा पाती थी, तो जैसे कैसे टाइम निकाल के, फिर 1 घंटे का रास्ता था, आगे भी पैदल भी जाना पड़ता था। तो मैं अगर यहाँ तक पहुंच पाई हूँ तो हर कोई पहुंच सकता है, क्योंकि आज तो हर फैसिलिटी है। तो मुझे लगता है अगर पेरेंट्स साथ दें तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर किसी में वो कैलिबर है। बहुत बढ़िया, आपकी जिंदगी का जो सफर है मुझे ही सुन के मैं तो कह रही, मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है मेरे दर्शकों को भी आपकी ये जिंदगी के सफर बहुत अच्छा लगा होगा। क्या आपकी फैमिली ने पूरा आपको सपोर्ट किया? किस तरह से अपनी फैमिली के साथ साथ इस चीज को आगे बढ़ावा दिया? जहां तक शादी के पहले की बात है तो नेचुरली पेरेंट्स को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन होता ये है कि चाहे शादी के पहले की बात मैं करूं चाहे बाद की, जब शुरू में आप कोई चीज शुरू करते हो तो बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इनसिक्योरिटी उनको भी रहती है, चाहे इन-लॉज है चाहे मायके वाले हैं। तो लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि उनको लगता है कि हाँ ये ठीक ही कर रही है जो कर रही है, अगर आपका रास्ता सही है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, रास्ता सही हो तो पेरेंट्स भी साथ देते हैं और आपने तो बहुत अच्छा चुना रास्ता। इसके साथ मैं चाहूंगी कि कोई पोइट्री या राइटर जो आपने लिखा है वो सुनाए। हाँ, मैं कविता सुनाती हूँ। ये मैंने जैसे बुक खोली है, माँ पे ही आई है, तो मैं माँ को ही, अपनी माँ को समर्पित करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। इरख हैगा खमा रहा हो बड़ी के चना रहा हो, इरख हैगा खमा रहा हो बड़ी के चना रहा हो, फुल्लें दा पटा रहा हो बसंत जई बहा रहा हो, न्याणे खातर जींदी है, अथरों खारे पींदी है,
न्याणे खातर जींदी आओ, अथरू खारे पींदी आओ, न्याणे सुक्कै आपो गिल्लै सौंदी है, सुख बंडी आपो दुखी रौंदी है, मूरत है ओ त्याग दी, किरण है ओ प्याग दी, मूरत है ओ त्याग दी, किरण है ओ प्याग दी, एदा इरख भरोचा सागर है, ए दुनिया सुक्की गागर है, एदा इरख भरोचा सागर है, ए दुनिया सुक्की गागर है, परियें दी ओ रानी है, ममता दी सुच्ची निशानी है, परियें दी ओ रानी है, ममता दी सुच्ची निशानी है, बारें दी बार मेरी मां है, बरखा दी फुहार मेरी मां है, मेरी मां भगवत गीता है, सब जगती बनी है सीता है, मेरी मां भगवत गीता है, सब जगती बनी है सीता है, मेरी मां ग मेरी मित्र है, ओ गंगा साई पवित्र है, मेरी मां ग मेरी मित्र है, ओ गंगा साई पवित्र है, इरख है दी ओ मूरत सोनी, ओदे जी कोई और नहीं होनी, ओदे जी कोई और नहीं होनी। वाह वाह, बहुत बढ़िया सुषमा जी, आपने तो इतने प्यारे बोल लिखे हुए हैं। मैं ये कह नहीं सकती कि कोई भी इसको रिफ्यूज कर सके। देश विदेश में तो आपने अपना नाम बनाया हुआ, और इसके अलावा आपको किन चीजों का शौक है? मुझे अब तो मैंने अपने शौक जो है वो थोड़े से मतलब सीमित कर लिए हैं, क्योंकि जब बच्चा होता है इंसान तो बहुत कुछ सोचता है और करने की इच्छा भी रखता है, लेकिन अब मैंने राइटिंग की लाइन पकड़ ली है, लेकिन मीडिया के लिए मैं जरूर सोचती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैं ये एल्बम बनाऊंगी और अगर मेरी ये एल्बम ठीक रही तो आगे भी मैं कुछ सीरियल का सोचूंगी, सीरियल बनाने के लिए, वेब सीरीज वगैरह के लिए, उस लाइन में मैं जरूर जाना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से दो बोल, कोई मैसेज ऐसा सुनाए कि दर्शक भी आपको कमेंट करके ये जरूर बोले कि हम भी सीखना चाहते हैं। जी जरूर, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि इस दुनिया में मैंने सुना था, लेकिन अब मैंने सच में जाना है और मुझे पक्का पता है कि आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं गांव से आके यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि JNK को मैं रिप्रेजेंट करूंगी दिल्ली में। दिल्ली में मेरे साथ वो लोग बैठते हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग्स होती है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मैं बड़ी दूर पहुंच गई, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जिस लड़की को 10 रुपए नहीं मिलते थे समोसा खाने के लिए, आज अशोका होटल में हमें आना जाना और रहना वहां पे, और उन लोगों के साथ जो फिल्म इंडस्ट्री के माने हुए लोग हैं, उन डायरेक्टर के साथ बैठ के मीटिंग करना इतना अच्छा लगता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी कम से कम इतना जरूर ये सोच लें, मेरी बात माने कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो ये थी आज की हमारी नारी शक्ति। तो मैं जम्मू कश्मीर की सभी नारी शक्ति को यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी कला सामने लाए, अपने दिल में क्या छुपा है और क्या चीजों का आपने लाइफ में सामना किया, अपनी लाइफ कैसे निकाली, आपके अंदर क्या कला है, उसको उभार के सामने लाए जैसे सुषमा जी ने लाई। तो मैं चाहूंगी आप कमेंट बॉक्स में सुषमा जी का शुक्रिया अदा जरूर करें, और आपको ये नारी शक्ति का सेकंड एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलूंगी। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।